लास्ट में बात करिए, लास्ट में करवाती हूँ। लेक्चर नंबर 7 है आपका। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कोलिजन की। तो कोलिजन में हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली थी विहान? क्या बात हुई थी? कोलिजन, कौन सा कोलिजन ऐसा होगा, क्या क्या चीजें बातें हुई थी हमारी क्लास में कि किस किस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, बताइए। पढ़ के खुद भी आना होता है ना थोड़ा सा। अथर हम्म, एक एनर्जी बैरियर, एक ओरिएंटेशन बैरियर, सही है। किससे कम रह गई? जितना थ्रेशोल्ड चाहिए उस रिएक्शन के लिए, उससे अगर कम है, थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाए, तो वो कोलिजन हमारे लिए काम का नहीं होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। कि दोनों का ओरिएंटेशन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर इम्प्रॉपर है तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। इसी पे और बात होगी आपकी। कोलिजन थ्योरी पे ही बात कर रहे हैं हम लोग। कोलिजन थ्योरी में बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं -dx/dt, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तीन फैक्टर्स के। एक को बोलते हैं एफ, एक को बोलते हैं पी और एक को बोलते हैं जेड। एक फैक्टर है एफ, दूसरा है पी और तीसरा है फैक्टर जेड। ठीक है, एफ क्या है देखिए, जेड सबसे पहले देखते हैं। जेड को बोलते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं उसको हमने नाम दिया है क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपकी बुक में इसको जेड भी लिखते हैं और एनसीईआरटी में कभी कभी जेड ए बी भी लिखते हैं। ए बी का मतलब ए और बी अगर रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो इनके बीच की कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इन्होंने नाम दे दिया है जेड ए बी। तो कोई बुक जेड लिखती है, कोई बुक जेड ए बी भी लिखती है, एक ही बात है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना चांसेस होंगे कि प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे भाई। जितनी ज्यादा बार टकराएंगे उतनी बार ऐसा होगा कि भाई उसमें इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर उसके बाद फैक्टर है पी, है ना। पी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन, या इसको बोलते हैं स्टीयरिक फैक्टर। ये जैसा सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है पी लिख दिया गया है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है उस तरीके से नहीं है, ये एंगल वगैरह है ना। इसमें स्पेशल तरीके की एक स्टैटिस्टिक्स होती है, वो लगा करके इसको निकाला गया है। सिंपल वे में इसको पी लिख दिया गया। पी फैक्टर है जो क्या डिसाइड करेगा, जो किसकी वजह से डिसाइड होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन है या नहीं है। फिर तीसरा जो फैक्टर है, जो सबसे प्राइम फैक्टर है, उसको बोलते हैं एफ। एफ ये जो होता है, एफ होता है, हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना, ये लिखते हैं। तो ये जो एफ है ये है ई ए बाई आर टी, और इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, fraction of molecule which have
एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, क्या फ्रैक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं F। और ये जो फ्रैक्शन है ये बेसिकली होता क्या है, EA बाई RT, यानी आर्हेनियस इक्वेशन में EA बाई RT क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके पास उतनी एनर्जी होगी कि वो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जैसे मान लो कि अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे हैं 1 सेकंड में, है ना, 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें से केवल 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच रहे हैं, उस थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंच रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 200 डिवाइडेड बाई 1000, ये बन जाएगा फ्रैक्शन, ये बनेगा F, जिसके पास एनर्जी है उतनी, जिस भी एनर्जी की बात करी जा रही है थ्रेशोल्ड की, क्लियर है बात। तो F जो है वो क्या है, ये बाई RT होता है, और ये फ्रैक्शन ऑफ वो मॉलिक्यूल है जिसके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, या जिसके पास थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी होती है। क्लियर है बात, बोलिए। कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने ये F को हमने लिख दिया E और रेज टू पावर माइनस EA बाई RT। ये जो F है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए रेट को आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, रेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F की जगह ये हमने लिख दिया ये चीज, ठीक है, और ये हो गया PZ, ये बचता है। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इस फॉर्मेट में, रेट इज इक्वल टू PZ, इसको इतना इधर उधर करके क्यों लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब ये जो PZ है ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले आया हुआ है, तो इस PZ को हम बोलते हैं A, PZ को क्या बोलते हैं A, और A को नाम दिया गया है, A को एक स्पेशल नाम दिया गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, उसके पहले जो PZ है वो क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। P इंटू Z को मिलाकर के क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया, जो ओरिजिनल अपनी आर्हेनियस इक्वेशन में है। क्लियर है बात? इसका मतलब रेट डिपेंड करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, रेट डिपेंड करेगा स्टीयरिक फैक्टर पे P के ऊपर, और रेट डिपेंड करेगा F के ऊपर, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके पास वो एप्रोप्रिएट या वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तीन चीजों के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। क्लियर है? इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट हैं, गैसियस स्टेट मैंने नहीं पढ़ाया ना आप लोगों को, उसमें भी एक ग्राफ आएगा, यहाँ पे भी आया हुआ है तो यहाँ पे भी डिस्कस कर ही लेते, वहां जब आएगा तब आएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कर्व इन्होंने खींचा था गैस और गैस के बीच
अगर कोलिजन हो रहा है, गैस और गैस के बीच कोलिजन हो रहा है, तो इन्होंने खींचा था ये ग्राफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया था यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया था, और इधर पे लिया था एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचा इन्होंने। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है। देखो 3 जोन बनाते हैं इसमें। अगर इसमें ग्राफ में 3 जोन बना ले हम लोग, एक मान लो ये वाला बना लो, दूसरा जोन बना लो ये, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर इस जोन को हम मान लें कि ये वो जोन है जिसमें हाई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इधर वाला जोन क्या हो जाएगा, मीडियम वाला हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाला जो जोन होगा वो क्या होगा, लो काइनेटिक एनर्जी वाला होगा। क्लियर है बात, बोलो। अब देखो ध्यान से, लो काइनेटिक एनर्जी वाले, मान लो यहां तक देखते हो तुम, तो लो काइनेटिक एनर्जी वालों का फ्रैक्शन इतना है, इतना फ्रैक्शन है। अगर हम लोग मीडियम वालों का देखें तो इतना फ्रैक्शन मिल रहा है, ये एरिया पूरा मिल रहा है। अगर हाई वालों का देखें तो इतना फ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली बताता क्या, यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, यहाँ पे फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। इसका मतलब इस कर्व से ये पता लगता है कि लो काइनेटिक एनर्जी वाले कोलिजन या लो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फ्रैक्शन होगा वो भी कम होगा, छोटा फ्रैक्शन है। और मॉलिक्यूल्स का हाई काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। फ्रैक्शन तो वाई एक्सिस पे है तो यहाँ भी कम है फ्रैक्शन, कम एनर्जी वालों का भी, और इधर हाई काइनेटिक एनर्जी है, इधर भी कम ही है फ्रैक्शन। क्लियर है बात। अब अगर देखो तो आप बोलो कि जो मीडियम काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फ्रैक्शन है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिगर है, उसका फ्रैक्शन बड़ा दिख रहा है ना, उसका फ्रैक्शन बड़ा दिख रहा है। उसमें भी जो पीक है, ये जो पीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। अब इसको नंबर से बताते हैं आपको, इस ग्राफ को नंबर से समझाते हैं। नंबर से समझो, जैसे मान लो कि वेलोसिटी की रेंज है, वेलोसिटी की रेंज है मान लीजिए 1 to 10, ठीक है। तो अगर 1 2 इधर के रेंज में आएगा तो लो बोला जाएगा, अगर 9 8 8 9 10 आएगा तो हाई वेलोसिटी बोली जाएगी, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी। अगर बीच में आता है तो मीडियम वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बोला गया, मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1000, जो 1 सेकेंड में टकराते हैं, ठीक, या 1000 मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। तो उसमें अगर आप देखो
तो 1000 में से आपको ऐसा देखने को मिलता है कि लगभग मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास वेलोसिटी की रेंज 1 to 2 है। ठीक, 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल गए जिनकी वेलोसिटी की रेंज है 8 to 10, मतलब हाई वाली हो गई। अब कितने 1000 में से कितने मॉलिक्यूल बच गए? 700 बच गए। तो 700 मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखते हैं जिनके पास वेलोसिटी की रेंज जो है वो क्या है, बीच में है। इसको 1 to 2 कर दिया, इसकी रेंज जो है 3 to 7 है। ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है जिसमें मीडियम वेलोसिटी है या मीडियम काइनेटिक एनर्जी है। उसी में से वो फ्रैक्शन जो सबसे पीक पे आएगा, उस पे जो वेलोसिटी आएगी या जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसको हमने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल क्यों बोला? क्योंकि वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास वही है। ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। इस पे जो भी वेलोसिटी आएगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसको हम नाम क्या दे देंगे? एमपी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सवेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये बताया कि कम काइनेटिक एनर्जी वाले या कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का भी फ्रैक्शन छोटा होता है और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का भी फ्रैक्शन क्या होता है? छोटा होता है। मीडियम जो है उनका फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। मीडियम वाले में एक फ्रैक्शन ऐसा आता है जो जिस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट होते हैं, मान लो यहाँ पे हम वेलोसिटी लेते और इसको हम बोलते मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 वाले जो होते हैं 6 मीटर पर सेकेंड वालों का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाता। तो 6 इस ग्राफ के हिसाब से क्या हो जाती? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है। 1000 में से 700 के पास, 700 नहीं, 1000 में से मान लो 400 के पास भी 8 वाला रेंज हो, आपका 7 वाला रेंज हो, 8 हो, तो हम बोल देंगे 8 मोस्ट प्रोबेबल। 5 है अगर तो 5 मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोली जाए। क्लियर है बात? बोलिए। yes. ये पॉइंट तो नोट ही कर लिया है, हाई लो ये वो, ये लिख लो अगर बात के लिए, समझने के लिए। कभी कभी इस समय बात समझ आ जाती है, बाद में गायब हो जाती है, और जिसको लगता है नहीं गायब होगी तो जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको लिखना है लिख लो। लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें, अपने एनसीईआरटी में भी दिया है छोटू सा, तो इसलिए बताना जरूरी है। गैस स्टेट में तो डिटेल है, एडवांस में एक बार क्वेश्चन भी आ गया तो फिर पूछना ही क्या। एडवांस में सवाल आ जाए तो फिर क्या हो जाता है? क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट ही हो जाता है मामला। अब देखो, ध्यान से देखो, टेम्परेचर अगर चेंज हो, पहले T डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कर दिया हमने T + 10 डिग्री। रेट तो बढ़ेगा ही, आपको पता ही है, रेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमने पास। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे जाएगा देखो, यहाँ पे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है। अब हाई काइनेटिक एनर्जी वालों का फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? पहले वाले ग्राफ, पहला वाला ग्राफ मान लो ये है,
अब हम लोग दूसरा वाला जो ग्राफ देखते हैं ना, उसमें ये देखते हैं कि दूसरा वाला ग्राफ कुछ ऐसे फ्लैट हो जाता है। सेकंड ग्राफ जो है वो कुछ फ्लैट हो जाता है। ये जो पीक है इसका वो क्या होगा, फ्लैट होगा। फ्लैट होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे आ रही थी, तो अब मोस्ट प्रोबेबल इधर। मान लो ये T डिग्री सेंटीग्रेड पे था और ये वाला जो है T प्लस 10 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखिए, हाई वाले पहले इतने थे, अब कितने हो गए, अब थोड़ा सा बढ़ेंगे ना टेम्परेचर के साथ। ग्राफ को ध्यान से देखो, हाई जो काइनेटिक एनर्जी वाला था फ्रैक्शन, ये हाई वाला था, इधर मीडियम था, इधर आपका लो वाला था। लो वाला फ्रैक्शन तो कम हुआ है, पहले लो वाला फ्रैक्शन यहाँ पे था, अब लो वाला फ्रैक्शन यहाँ नीचे से जा रहा है ना। लो वाला फ्रैक्शन अब की बार क्या हो गया, कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। लेकिन हाई काइनेटिक एनर्जी वाले फ्रैक्शन में क्या हुआ, एडिशन हुआ है, बढ़ा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये वाला जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कर्व है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये क्या होगा, फ्लैट होगा। और जो हाई वाला पोर्शन है, हाई वाला जो फ्रैक्शन है, वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज करेगा। तो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी या कम होगी, T प्लस 10 पे बढ़ेगी। अरे ग्राफ भी दिख रहा है, बढ़ रही है, कम कहाँ हो रही है बच्चों। पहले T पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मान लो 5 पे थी, अब की बार T प्लस 10 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी तो है MP, ये वेलोसिटी क्या हो गई, मान लो 6 हो गई, आगे बढ़ रही है ना। इधर वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी तो इधर ही बढ़ रही है ना। तो MP की वैल्यू T डिग्री सेंटीग्रेड पे और MP की वैल्यू T प्लस 10 पे, दोनों में क्या चेंज है, बढ़ रही है। फ्रैक्शन ऑफ हाई KE increases fraction having low KE decreases। हाई KE वाले तो बढ़ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, लो KE वाले कम हो रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा, रेट इज इक्वल टू, रेट में कभी कभी रेट का जो फॉर्मूला बताया dx/dt उसकी जगह कभी कभी k भी लिखा रहता है, रेट कांस्टेंट
तो रेट या रेट कांस्टेंट की प्रोपोर्शनलिटी दोनों की दिखा सकते हैं। उसमें पढ़ा हमने पी एफ जेड, तीनों फैक्टर, है ना। तीनों फैक्टर जब इंक्लूड किए गए तब फाइनल अपनी इक्वेशन बनी k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। अब बात करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ, जैसे कभी कभी आपसे पूछते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का ग्राफ, कभी कभी पूछ ले बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के लिए रेट या रेट कांस्टेंट, रेट या रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे है टेम्परेचर, ठीक है। बैक्टीरिया किसी के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर अटैक किया, किसी फूड मटेरियल पे अटैक किया और उसको डिकम्पोज कर रहा है, तो उसका रेट किस तरीके से, उसके रेट का ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस तरीके। आप देखोगे पहले रेट बढ़ेगा और फिर एक टेम्परेचर तक जाने के बाद फिर रेट कम होने लगेगा, है ना। तो ये जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग इनवर्जन टेम्परेचर। जैसे लो टेम्परेचर पे रेट कम है, कुछ बैक्टीरिया कम, ज्यादातर बैक्टीरिया कम टेम्परेचर पे कम काम करेंगे। अब जैसे मान लो गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो फूड मटेरियल जल्दी से खराब क्यों हो जा रहा है, सड़ क्यों जा रहा है, बैक्टीरिया और ये सब जो डिकम्पोजिंग मटेरियल, सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनके रिएक्शन करने का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन उनके लिए भी एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है कि यहाँ तक ही बढ़ाओगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो खुद ही खत्म होने लगते हैं, उनकी एक्टिविटी खत्म होने लगती है। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे तो एक्टिविटी क्या होगी, कम होने लगती है, डेड होने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, रेट कम होने लगता है, ठीक है। फूड वगैरह को फ्रिज में इसी वजह से तो रखते हैं, वह फ्रिज में रख दो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ठंडे होकर लो हो जाएगी। हाँ, आप ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा। कौशिक, अपने जैन भाई ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे, ये सब दुनिया है, संसार है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड खराब होने, ये सब बातें तो होती ही रहती है ना। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के लिए एक बार शायद कहीं कभी जे एडवांस में पूछा गया, ये इसलिए बता दिया, ये इन्वर्जन टेम्परेचर है, याद रखिएगा। पूछा था ये टेम्परेचर कौन सा है, इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसपे रेट एकदम से बढ़ते बढ़ते फिर कम होने लगा। कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे रेट बढ़ रहा है एकदम से, सडन क्या हो गया, ऐसे बढ़ रहा था एकदम से तेजी से बढ़ गया, ये भी आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो आपको ऑर्डर वगैरह देगा तो आपको पता ही है किस तरीके का ग्राफ वगैरह बनाना है, पर ऐसा अगर कुछ ग्राफ दे रहा है तो ग्राफ में जो दिख रहा है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, है ना। कोई ग्राफ बना के दे दें और उसके 4 स्टेटमेंट दे दें तो ग्राफ को आंख नाक कान दिमाग खोल के देखेंगे कि कहाँ से क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, उसके हिसाब से एक्सप्लेन, ऐसे नहीं कि कुछ भी चल रहा है। वो लास्ट में क्या लिखा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, 8th में पहला चैप्टर पढ़ते हो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑनलाइन में पढ़े नहीं थे, 8th ऑनलाइन थी।
ऐसे बोल देते हैं 8th ऑनलाइन थी, जैसे ऑनलाइन में फ्री छूट मिली थी, पढ़ना ही नहीं। कैटलिस्ट, चलो भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया? कैटलिस्ट। जैसे कोरोना टाइम में कुछ बच्चे जो थे पढ़ना नहीं चाहते थे, मतलब वो पहले से ही नहीं पढ़ना चाहते थे, कोरोना आ गया तो क्या मिल गया उनको? एक मौका, एक कैटलिस्ट मिल गया अपनी एक्टिविटी को स्लो डाउन करने का, है ना? पढ़ाई की एक्टिविटी को स्लो डाउन और मोबाइल वगैरह की एक्टिविटी को एकदम एक्टिवेट कर दिया, बिल्कुल। तो चलिए कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। कैटलिस्ट करेगा क्या, देखिए ध्यान से रिएक्शन में। कैटलिस्ट, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी, पहले प्रोडक्ट बन रहे थे, है ना, और रेट था, मान लो रेट था पहले R1, है ना। अब हमने इस रिएक्शन में क्या किया, एक कैटलिस्ट डाल दिया X, वही रिएक्शन हो रहा है, वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन अभी क्या हो गया, रेट, नया रेट हम देखते हैं 4R1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। केसी रेट कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, नो इफेक्ट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होता है, इक्विलिब्रियम फास्टर अचीव होगा। इक्विलिब्रियम अचीव फास्टर, मतलब मान लो पहले किसी रिएक्शन में 10 सेकेंड में इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब इक्विलिब्रियम हो सकता है 4 सेकेंड में ही आने लगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रिएक्शन स्पीड बढ़ा देंगे कैटलिस्ट। ओवरऑल में रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रोसेस क्या होता है इनका, बाय डिक्रीजिंग, ये पॉइंट बार बार पूछते भी एग्जाम में, डिक्रीजिंग EA, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नोट हो गए इतने पॉइंट? ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ बना लीजिए। ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, पहले यहाँ तक पहुंचना था, यहाँ से शुरू हुई थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी EA थी पहले, ठीक है। ये जो EA है ये है विदाउट कैटलिस्ट,
अभी रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट नहीं डाला। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट डालते ही क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी तो वही है, प्रोडक्ट की भी एनर्जी सेम रहेगी। अब की बार जो रिएक्शन का पाथवे होगा उसको थोड़ा सा अल्टर करेगा ये। रिएक्टेंट की एनर्जी वही रहेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी तो वही रहेगी। अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। E1 बोल दो इसको, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। एक्स पे कहाँ है, एक्स पे तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाई दे जा रहे हैं, इनको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाया जा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया कैटलिस्ट ने, पीला वाला जो पाथ दिखाया गया वो विदाउट कैटलिस्ट है, और जो ये ब्लू वाला पाथ है वो विद कैटलिस्ट है। तो रिएक्शन पाथवे को चेंज किया, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या किया, कम किया, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और आपका इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव होगा। डेल्टा एच हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा एच निकालना तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा आएगा, आपके हिसाब से कैसा आना चाहिए, बोलो बच्चों। प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है, रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे है, कम है, तो कैसा आना चाहिए डेल्टा एच, प्रोडक्ट में पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो इस कर्व को देख करके बता सकते हैं ना हम लोग कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती, प्रोडक्ट की कम हो जाती, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते तो माइनस में वैल्यू आती, तो रिएक्शन हो जाता एक्सोथर्मिक। कर्व आपको दोनों तरीके का मिल सकता है। थ्रेशोल्ड कहाँ तक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से दिखाएंगे, थ्रेशोल्ड दिखाइए इसमें, पहले वाले कर्व के लिए ये पहला था, ये दूसरा था, पहले वाले कर्व के लिए थ्रेशोल्ड कहाँ से होगा, नीचे से लेकर के, ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी, नीचे से लेकर के ये पूरा होगा ET1 बोल दो, और अब की बार थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, ये हो गया ET2। थ्रेशोल्ड कम हो गया ओवरऑल में, एक्टिवेशन कम कर दिया, तो थ्रेशोल्ड का मतलब जीरो से लेकर पूरी कितनी एनर्जी चाहिए, और एक्टिवेशन का मतलब जितनी रिएक्टेंट के पास थी उसके बाद और कितनी चाहिए, बोलो। तो चार चीजें तो लिखनी नहीं पड़ेंगी, कहाँ लिखोगे, तो ग्राफ को ऐसे ही बना दो साफ सुथरा, बगल में लिखो सबको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करके, मतलब जिसको ऐसा खिचपिच लग रहा है, तो पीयू को लग रहा है ना, पीयू अलग से एक एक लाइन लिख लो। और क्या कर सकते हैं हम उसमें, है जो है।
या कुछ प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका हो तो अपनी कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट कर लो। विराज ने बहुत अच्छे से कराया, ऐसा खिचड़ी नहीं बनाया। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी को जो लो करेगा, वैसे तो कैटलिस्ट बोलते हैं, पर ये जो है ना ये रेट को बढ़ा रहा है, तो ये बेसिकली जो ग्राफ की कैटेगरी है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की है। किसी रिएक्शन को हम फास्ट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे जो स्पीड को बढ़ाए, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ रिएक्शंस को हम चाहते हैं कि वो ना हो, या अगर हो भी तो बहुत कम स्पीड से हो, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को और डिले करेगा, है ना, इक्विलिब्रियम डिले अचीव होगा, तो रेट को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए अगर यही ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, अगर यही ग्राफ बना देते हो नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए। अच्छा, अभी तक कैटलिस्ट का पूछा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव करके नहीं पूछा गया। तो जब कैटलिस्ट पूछ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं लिख रहे हैं, तो आप ये मानेंगे कि ये फर्स्ट वाला ही केस है, पॉजिटिव वाला केस है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। मान लो ये थे रिएक्टेंट A प्लस बी, यहाँ पे बन रहा है C प्लस डी प्रोडक्ट, ठीक है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, EA1 है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट कहानी में क्या चेंज आएगा, अब की बार क्या बना देगा, ये EA2, EA2 जो होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन EA1। ये है विद नेगेटिव कैटलिस्ट और ये है विदाउट कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स में क्या रखा था, क्या डाला था, क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स में क्या डाला था हमने, अभी आपका टेस्ट में नहीं चल, क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स में क्लोरोफॉर्म फॉर्जीन में ना कन्वर्ट हो पाए, CH3 ये कन्वर्ट ना हो COCl2 में, इथेनॉल डाला था, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, है ना, कार्बोनेट बना देता था, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा, फॉस्जीन बनेगी भी तो बहुत कम। बना लिया ग्राफ, डेल्टा एच शो कर लो अपने ग्राफ में, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा अपने ग्राफ में शो करो, मैं देखूं डेल्टा एच आप बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, कहाँ पे कहाँ इस रिएक्शन का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डेल्टा एच, बताइए। डेल्टा एच कैसे निकाला था हमने, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये क्या है, प्रोडक्ट की, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये डेल्टा एच हो जाएगा। तो डेल्टा एच
एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फिर प्रोडक्ट की कम है आपकी बात, प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे जा रही है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर केस के लिए रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया ना। डेल्टा एच कभी भी नेगेटिव आए तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव आए तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक के साथ नेगेटिव कैटेलिस्ट, हीट निकल रही है मतलब हीट चाहिए नहीं, हाँ कर सकते। एंडो के लिए पूछ रहे हो? एंडो के लिए वैसे तो एंडोथर्मिक के लिए हीट चाहिए, तो हीट फैक्टर जो होगा वो रेट को बढ़ाएगा, है ना। फिर उसमें दोनों फैक्टर के हिसाब से वो क्या बोलते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हो आप? आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है मैथ्स में? सबसे डिफिकल्ट चैप्टर क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा कि दोनों दोनों जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते। डिफिकल्ट है ना ये टॉपिक शायद, नहीं? अच्छा डिपेंड करता है, तब आप कर लेते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। बना लिया ग्राफ, डेल्टा एच लिख लिया, अब कर लेंगे। बहुत ही अच्छे और प्यारे बच्चे हैं आप, मुझे पता है। कैटेलिस्ट के बारे में एक दो चीजें और लिखेंगे, फिर उसके बाद कैटेलिस्ट के बारे में 2 पॉइंट और लिख लो। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटेलिस्ट इज यूज्ड, मतलब थोड़े से अमाउंट में ही बहुत बड़ा काम करके निकल जाते हैं, छोटे से अमाउंट से ही रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देते हैं, ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है, डज नॉट अल्टर डेल्टा जी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था हमने, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसको कोई अल्टर वगैरह नहीं करेंगे ये, है ना। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कोई कैटलिस्ट है तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने लगेगा, जो रिएक्शन पॉसिबल है उसी की स्पीड को बढ़ाएगा, या नेगेटिव कैटलिस्ट है तो कम करेगा, है ना। ऐसा नहीं कोई रिएक्शन हो नहीं पा रहा है तो उसमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो हो जाएगा, तो डेल्टा जी से इसका कोई खास लेना देना नहीं है ना। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कोई काम नहीं करेगा कैटलिस्ट, नो इफेक्ट, कोई लेना देना नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन नहीं हो पा रहा, स्पॉन्टेनियस पे वर्क करेगा। स्पॉन्टेनियस पे तो काम करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस से कोई लेना देना ना है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, क्या नाम देते हैं इनको?
ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट कब बोलते हैं? जैसे KMnO4 की रिएक्शन होती है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, H2C2O4 के साथ। KMnO4 की रिएक्शन होती है ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में, मतलब H2SO4 भी डालते हैं, टाइट्रेशन है बेसिकली ये। तो इसमें Mn+2 बनता है, और भी प्रोडक्ट बनते हैं। Mn+2 जो बनता है ना, अलग से इसमें कैटलिस्ट नहीं डालना पड़ता, रिएक्शन स्टार्ट हुई, Mn+2 बना, जब तक Mn+2 नहीं बना था रिएक्शन धीरे धीरे चल रही थी, रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा था। जैसे ही Mn+2 का थोड़ा सा अमाउंट बन गया रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, ये इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब एक जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। और ऐसे ये जो कंपाउंड है, इसको ये जो भी Mn+2 इस रिएक्शन में है उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एक्ट एज कैटलिस्ट। एक प्रोडक्ट जो बना है वही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे, स्पीड को बढ़ा दे, इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। रिएक्शन ऑटो कैटालिसिस बोली जाती है, और ये क्या है? ऑटो कैटलिस्ट। CO2 बनेगा, पानी बनेगा, Mn+2 बनेगा, CO2 बनेगा, पानी। हो गया। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एक्ट एज कैटलिस्ट। कोई एक प्रोडक्ट बना, वो कैटलिस्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, रेट एकदम से बढ़ गई सडन, आपने कोई चीज डाली नहीं उसमें और आपने देखा रेट एकदम से बढ़ गया, इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जो किसकी तरह काम कर रहा है? कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में पहचाना गया Mn+2 जो है वो काम करता है। कैटलिस्ट प्रमोटर एक सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज्ड बाय दिस सब्सटेंस। कैटलिस्ट रेट बढ़ा रहा था, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ सब्सटेंस डाल दिए, उसको क्या बोलेंगे? प्रमोटर। जैसे हैबर प्रोसेस पढ़ते हो आप, N2+3H2 गैस 2NH3, इसमें Fe तो कैटलिस्ट है और MO जो है वो कैटलिस्ट प्रमोटर है। Fe इज कैटलिस्ट और MO जो होता है मोलिब्डेनम, ये होता है कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे प्रमोटर है वैसे एक और चीज है कैटलिस्ट, पॉइजन। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगी। इट डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करेगा, उसको क्या बोलोगे? कैटलिस्ट पॉइजन। मोलिब्डेनम।
कुछ नहीं, हो गया। क्या हुआ? ग्राफ बनाइए। एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी दिखा रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल। ये है। ध्यान से देखो एक चीज, मान लो ए और बी मिलकर के सी और डी बना रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल। तो आप अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे, फॉरवर्ड की बात करोगे तो रिएक्टेंट कौन हो गया? ए एंड बी। और अगर बैकवर्ड की बात करोगे, इधर से इधर की बात करोगे, तो अब की बार रिएक्टेंट ये बन जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे? अब की बार रिएक्टेंट हो जाएंगे आपके सी एंड डी। मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन को सोच सकते हैं। अब अगर ए और बी को रिएक्टेंट मान रहे हो, ये मान रहे हो कि इधर से रिएक्शन इस तरफ जा रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये बोल रहे हो तुम, इधर से रिएक्शन इधर जा रहा है, तो ये आता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा, ये जो ये हमने लिखा। ठीक। अब अगर प्रोडक्ट को बनाना है रिएक्टेंट, तो एनर्जी कहां से कहां तक जाएगी? प्रोडक्ट की एनर्जी तो ये है, अब इसको कहां तक, यहाँ थ्रेशोल्ड तक जाना है, तो कहां तक चली जाएगी? तो ये वाला ए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा। क्या कहते हो? एक फॉरवर्ड के लिए ई लिख सकते हैं हम, एक बैकवर्ड के लिए लिख सकते हैं। एक बार इसको रिएक्टेंट माने तो इसकी एनर्जी यहाँ से उठ करके कहाँ तक जा रही है, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ तक, तो ये हो गया ये। और एक बार इसको अगर मानते हैं तो इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये हो गया ये बैकवर्ड। क्लियर है बात? डेल्टा एच हम लोग इसी को तो लिख रहे थे, इसको ही लिख रहे थे ना, डेल्टा एच इसी को लिख रहे थे। तो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला भी लिख लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा ई बैकवर्ड माइनस ई। एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, ई बैकवर्ड माइनस ई। अब आप ये भी कह सकते हो, उधर से देखें तो डेल्टा एच दूसरा हो सकता है, उधर से देखें तो इस तरह से देखो तो इस तरह से, तो साइन में चेंज है। बन गया? हो गया? ऑनलाइन हो गया बच्चों?
अब एक छोटी सी चीज और देख लो, कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं टीएस ट्रांजिशन स्टेट, और एक टर्म यूज किया जाता है इंटरमीडिएट। दोनों में क्या अंतर है ये देखो। टीएस ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट। टीएस या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ही बात है, टीएस लिखें या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिखें एक ही बात है। इंटरमीडिएट थोड़ी सी अलग क्या होती है देख, यहाँ वही है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे हम एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लो ये कोई रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट था मान लो ए, ठीक, इससे कोई बन रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, रिएक्शन में ए से बनता है बी, फिर बी से बनता है सी, फिर सी से बनता है प्रोडक्ट, सी से बनता है प्रोडक्ट। अगर फाइनल रिएक्शन लिखो तो आप ये लिख सकते हो, अगर सबको जोड़ दो, सारे स्टेप्स को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ोगे बी प्लस सी प्लस प्रोडक्ट, यही तो बन रहा है। तो रिएक्शन अपनी क्या बन जाएगी, बी और सी कट जाएंगे, ए से सीधे क्या बन जाएगा, क्लियर है बात। यानी अल्टीमेटली हो तो ये रहा है कि रिएक्टेंट ए था और उससे क्या बना, प्रोडक्ट कोई बन गया है ना, पी मान लो, या प्रोडक्ट ही लिख दिया हमने। अब बीच में कुछ कंपाउंड्स बने जिनका नाम क्या दिया हमने, बी और सी दिया। तो बीच में जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे, बीच में जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। तो ये जो बी और सी है ना यहाँ पे दिखाए गए हैं, बी एंड सी क्या हो गए आपके, इंटरमीडिएट। बी और सी क्या हो गए, इंटरमीडिएट। और रिएक्शन की एनर्जी जहां तक, जैसे ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्शन की एनर्जी TS1 तक जाती है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1 बनता है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट 1 भी कह सकते हैं। यानी टीएस कैसे पहचानोगे, टीएस कहां तक एनर्जी हाई हो रही है फिर प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो बीच में प्रोडक्ट बने, बीच वाले प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट बोलते हैं, और जहां तक एनर्जी हाई में जाती है ये हायर पॉइंट बोले जाते हैं टीएस। ये टीएस जो होता है बिल्कुल छोटे टाइम के लिए बनता है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। यहाँ पे एक बना TS1, दूसरा बना TS2 और तीसरा बना TS3। इस ग्राफ में अगर बोले तो 3 TS बन रहे हैं, 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं बी एंड सी, एक रिएक्टेंट है और एक क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्लियर है बात। तो 3 क्या है, TS है, कौन कौन सी, TS1, TS2, TS3। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3। क्लियर है बात। अब अगर इसमें तीनों स्टेप के लिए हम लोग बोले
एक्टिवेशन एनर्जी देखो तो कैसे देखेंगे? 3 के 3 स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है। पहले स्टेप में एनर्जी यहाँ पे थी, यहाँ से कहां तक गई, तो इसके EA1 बोल सकते हो। दूसरे स्टेप में एनर्जी तो यहाँ से शुरू हुई ना आपकी बार, तो दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू हुआ है, B से C बना है। अनवी बोर्ड पे देखिए, तो B से C पे यहाँ पे गई, तो ये क्या बन जाएगा, EA2 हो जाएगी। तीसरे स्टेप में यहाँ से यहाँ तक गई है एनर्जी, तो ये क्या बन जाएगा, EA3। ठीक है। अगर जो आपकी वाई एक्सिस है उस पे अगर आपको पूरा बना के दे दें कि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया, 1 2 3 4 इस तरीके से मेंशन कर दें एनर्जी, तो आप इसमें से चेक कर पाओगे किसके EA1 ज्यादा है कि EA2 ज्यादा है कि EA3 ज्यादा है, चेक कर लेंगे। जिस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप। उसकी एनर्जी बढ़ाने में टाइम क्या होता है, ज्यादा लगता है, तो वो स्टेप क्या हो जाता है आपका, स्लोएस्ट। ये पॉइंट लिख लो। आप कैसे पहचानोगे ग्राफ में, अगर ग्राफ दिया और 3 EA है, तो EA अगर हाईएस्ट है तो वो जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्लोएस्ट होगा, और उसका वही क्या हो जाएगा आपका, RDS। वही क्या बन जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट फिर उसी के हिसाब से लिखेंगे। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ तक एनर्जी बढ़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा थोड़े टाइम के लिए, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने TS बोला उस पॉइंट। ठीक है। यानी जिसका EA हाईएस्ट होगा वो क्या बन जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, नहीं EA लोएस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टेप क्या हो जाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन में आर्हेनियस इक्वेशन में अगर आप कर दो टेम्परेचर इनफाइनाइट तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्या आ जाएगा, K = A आ जाएगा। उसको इनफाइनाइट रखते ही क्या बनेगा, EA/RT 0 हो जाएगा, ऐसा, तो EA भी 0 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, उस पे डिपेंड नहीं करता, हम कुछ भी हो, अगर T इनफाइनाइट है तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, और 0 से कुछ मल्टीप्लाई करें तो 0 रहेगा। T की मान लो इनफाइनाइट वैल्यू तो है, R की कुछ वैल्यू होगी, तो EA को 0 कह सकते हैं या नहीं कह सकते, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई कंडीशन बना सकते हैं,
ये होता भी हाँ नहीं होता अगर टी इनफाइनाइट है, टी इनफाइनाइट है तो ये वाला टर्म क्या होगा, शोर ना करें, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा ऐसा। तो ये जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हो सकता है, वो दिक्कत हाँ तो वही तो फिर नहीं हो, मे और मे नॉट बी और ये सब टर्म किस लिए बनाए गए? जीरो बाई ये जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। देखो मैथ वो टी पे डिपेंड नहीं करेगा। मैथ्स के हिसाब से सोचेंगे तो ये आप कह रहे हैं कि ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से सोचेंगे तो कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता है जिसमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी ना लगे, लगेगी जरूर। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये जीरो नहीं हो सकती है प्रैक्टिकली, है ना, ये चाहिए ही चाहिए। जीरो इंटू जीरो क्या होता है? जीरो बाई जीरो होता है ना, तो जीरो बाई इन्फिनिटी का जीरो जीरो बाई इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू जीरो हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, हमको छोड़ दो बस, ठीक है। तुम लोग मैथ्स में एकदम लग जाते हो बिल्कुल। मेरा आंसर बहुत पड़ता है। मुझे लगता है तुमको ज्यादा आती है इसलिए मैं पूछ लेती हूँ। मजाक होता है। तुम आपस में ही अटक जाते हो। मुझसे बोल रहा था ब्लैक बुक कर रहा हूँ। ब्लैक बुक कर रहे हैं? ब्लैक बुक कौन सी होती है? ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? क्या क्लास? मैथ्स वाले सर से बोला था? नहीं बोला था ना, तो मुझसे भी ना बोलो, मुझे पसंद नहीं है ऐसे बीच में क्लास के टोका टाकी। वेदांश ने बोल दिया, सही बात है, अब मैं वेदांश की बात पे ही चलूंगी। सही बात है, चलो एक सवाल करते हैं बढ़िया सा। नोट हो गया तो बोल दो तो सवाल करवा दे जल्दी से। अभी इतनी देर से जो बातें आपको एक्सप्लेन की जा रही है, अब ये सवाल आपसे पूछेगा कि आपको वो बात समझ में आई या नहीं। निकाल पाएंगे तो आ गई है, और नहीं निकाल पाएंगे तो आपको नहीं आई है। जल्दी जल्दी से ग्राफ नोट करिए, अगली स्लाइड पे फिर हम चले जाएंगे। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन चैप्टर खत्म हो गया है ना, पता है ना? और क्या पढ़ोगे, अब पढ़ लिया? कितना पढ़ोगे? जल्दी जल्दी बनाओ, हम नहीं जानते, जल्दी बनाओ। 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। 110 से शुरू करो और ले जाओ 150 तक, यहाँ तक। और प्रोडक्ट को ले आओ 100 पे। ये बन रहा है, ये है फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट पाथवे है। और सेकंड पाथवे में 110 से स्टार्ट करके 30 तक ले जाओ और प्रोडक्ट पे ले आओ। ये सेकंड पाथवे है, ठीक है। पहले पार्ट में निकालना है डेल्टा H फॉर द रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन।
पहला निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन और निकालना है ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड. ईए फॉरवर्ड एंड ईए बैकवर्ड. ये पहला वाला कर्व 1 के लिए निकालेंगे. पहला वाला कर्व 1 के लिए, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड. इसमें से अगर एक कैटेलिस्ट के साथ है पाथवे और एक विदाउट कैटेलिस्ट है, तो कौन सा कैटेलिस्ट के साथ होगा, कौन सा विदाउट कैटेलिस्ट होगा, 1 या 2? सेकेंड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी लो हो रही है, नीचे जा रहा है. चलो नेगेटिव लिंक तो ऊपर वाला हो जाएगा. क्या अगर नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो ऊपर वाला हो जाएगा. नहीं, इन्होंने बस बताया कैटलिस्ट के साथ है या विदाउट कैटलिस्ट है. जब केवल वर्ड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या सोचना है, पॉजिटिव. नेगेटिव बोलना होगा तो नेगेटिव लिखेंगे. आ गया. डेल्टा एच क्या आया, कितना, -10 आ रहा है. प्रोडक्ट की कितनी ले ली, 100, और इसकी कितनी ले ली, 110, -10. ठीक है. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी आ रही है, 150 माइनस 110 है ना. तो पहले डेल्टा एच कैसे निकाला अपन ने, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, ये किया ना. प्रोडक्ट का कितना एनर्जी था, प्रोडक्ट का लेवल था 100 और रिएक्टेंट का लेवल है 110, तो ये आ गया -10. और ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है आपका, 110 से कहां तक जा रहा है, 150 तक. तो 150 माइनस 110 आ गया 40. ये बैकवर्ड के लिए बताइए, ये बैकवर्ड पहले वाले ग्राफ को देख रहे हैं, यहां से कहां तक जा रहा है, 150 तक, है ना. तो 100 से 150 तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 100, 50 आ जाएगी. क्लियर है बात. अब सेम चीजें सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं, सेकंड वाले कर्व के लिए भी निकाल सकते हैं. सेकंड वाले में पूछा इन्होंने, कर्व 2 is energy profile in presence of catalyst. ठीक है, what is energy of activation for two reaction in presence of catalyst. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो निकाल लेंगे. सेकंड पार्ट में पूछा है ईए निकालिए इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट. जब फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोला तो किसके लिए मानेंगे, फॉरवर्ड के लिए पूछ रहे हैं. कुछ बोला नहीं है तो फॉरवर्ड के लिए ही पूछ रहे हैं. तो सेकंड के लिए कितनी आ जाएगी, 110 से 130 तक जा रहे हैं, तो कितनी हो गई, कर लेंगे, कोई समस्या. तो अब तो कर लेंगे इसके सवाल. आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर चुके हैं. एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए और फिर उसके बाद आपकी छुट्टी. बाहर बारिश आ रही है, नहीं होगी. सुबह से हो रखा है.
कितने का है चलो भाई, वेदांश क्या दिक्कत है? पिटने के पूरे इरादे हो रहे थे। एनर्जी दे रखा है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आपको मैचिंग टाइप ऑफ, मैचिंग नहीं है मतलब ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, और दे रखा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नंबर, और तीसरे कॉलम में दे रखा है आरडीएस। मतलब आपको आरडीएस पहचानना है, कौन सा स्टेप है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हैं, 2 3 इस तरीके से, और नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हैं ऐसे। तो ऑप्शंस है 2 2 2 3 ऐसे, और ये है 3 3 3 3 3 2, और इसमें दिया हुआ है फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग, थर्ड, सेकंड और सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप 1 है, 2 है या 3 है? एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ऊपर तक कहाँ पे, किस में जा रही है? सेकंड वाले में जा रही है ना। ये सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये छोटे दिख रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेप 1 की है, ये जो है 2 वाले की क्या है, हाईएस्ट है, तो यही क्या बन जाएगा, आर डी एस। तो 2 दो ऑप्शंस में। अब ये ऊपर वाले जो पीक है वो क्या है आपके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या टीएस? ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये तो 3 दिखाई दे रहे हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। तो ये सेकंड है आरडीएस, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 है, और आपके जो इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 है, इधर वाला बनेगा ना ये, और इंटरमीडिएट कितने हो जाएंगे, ये बीच वाले जो बनते हैं, एक I1 I2। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3, AC1 AC2 AC, और ये बन गए I1 इंटरमीडिएट 1 इंटरमीडिएट 2। तो इंटरमीडिएट तो आपके हो गए 2, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3। और अगर बात पूरी समझ में आ गई तो क्वेश्चन क्या था, देखते ही होने वाला था, और अगर नॉलेज नहीं है इसका तो क्या होगा, फिर गलती करेंगे फिर तो। ठीक है, आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ। चलिए ना, चैप्टर हो गया खत्म, एनसीईआरटी पहले करेंगे फिर शीट करेंगे, अब नया चैप्टर शुरू होगा।